इसीलिए मेरे हर एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना और क्लास नोट्स डिटेल में बनाना, ऐसी क्लास नोट्स बनाना कि कोई माइका लाल आपकी क्लास नोट्स में से कोई कमी ना निकाल पाए। समझ में आ गया? आप ऐसी क्लास नोट्स बनाना, एग्जाम के एक दिन पहले पन्ने पलटे आपको सब दिमाग में घुस गया, हाँ तुषार सर ये बोल रहे थे, तुषार सर ये बोल रहे थे, ऑब्वियसली ये माइका लाल वाली लाइन मत डालना। ठीक है, चलो। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम भाई थे हमारे, आपको पता है ना, मिस्टर बीन जैसा। न्यूटन ने एक लॉ बनाया, कूलम यहां बैठे थे, देखा, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ये लॉ बना दिया। बस वही वाला मीम यहां पे लागू होता है। देखो मैंने क्या बोला, एवरी पार्टिकल हैज सम प्रॉपर्टी। पार्टिकल के पास मास भी होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। पार्टिकल के पास वैसे ही चार्ज भी होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो हर चार्ज दुनिया में एक दूसरे को गुलगुलू करता है। गुलगुलू यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डिपेंड करता है सामने कौन है, उसके हिसाब से गुलगुलू होता है। किसी के साथ अट्रैक्शन वाला गुलगुलू होता है, किसी के साथ रिपल्शन वाला गुलगुलू होता है। समझा? तो यहां हर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं बेस्ड ऑन वो कैसे चार्जेस हैं। तो उन दोनों के बीच में कोई तो फोर्स है, मेरे को तो पसंद है, मेरे को तो ना पसंद है, यही बात है। तो मेरे को तो पसंद है तो अट्रैक्टिव फोर्स, मेरे को तो नहीं पसंद है तो रिपल्सिव फोर्स, बात चल निकल। समझा? तो वैसा वाला ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का ये सारी चीजें होती रहती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में लेट्स से हम मानते हैं रिपल्शन है, तो सॉरी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हो गए, लाइक चार्ज का मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैसे ही अगर हम माने कि यहां अनलाइक चार्ज था, ठीक है, अनलाइक चार्ज था, तो अनलाइक चार्ज यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो डिपेंड करता है कि वो लाइक है कि अनलाइक है। ये रिपल्शन है बेटा। और ये जो आप देख रहे हो यहां, वो अट्रैक्शन है। समझा? मैं ना इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं ना, मैं मानता ही नहीं हूं कि आपने आज तक पढ़ा है। ठीक है, आपको एक बार मेरे को ये सब बताना बहुत जरूरी है ताकि आप मेरे हिसाब से फिजिक्स को सोचना सीखो। क्योंकि जो फिजिक्स, आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय, ठीक है, बट स्टिल मेरा फिजिक्स क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि फिजिक्स के जो क्लैरिटी है, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है, फिजिक्स के जो फंडे हैं, फिजिक्स का जो लॉजिक है, वो मेरे दिमाग में क्लियर है। मैं बस वो लॉजिक आप में ट्रांसफर कर दूं ना, फिर डज नॉट मैटर कौन बोलता है फिजिक्स मुश्किल है। ये जिन्होंने फिजिक्स आपको सही नहीं पढ़ा है ना, उनकी वजह से फिजिक्स बदनाम हो गया भाई। अपन इसको सही करने का काम कर रहे हैं, ध्यान दे। तो तेरे को समझा अट्रैक्शन कब है, रिपल्शन कब है? अब तेरे को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो दो पॉजिटिव चार्ज यहां पे मान लो, ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी है एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज और पहला पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में देयर इज सम रिपल्सिव फोर्स बच्चों। एक तो कोई रिपल्सिव फोर्स है, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है पहले चार्ज पे भी, दूसरे चार्ज पे भी। तो हम बोल देंगे डायरेक्टली Q1 पे भी, Q2 पे भी, दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो Q1 इंटू Q2 पे डिपेंड करती है, ऐसा लिख ले। M1 इंटू M2, ग्रेविटेशन याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, चल आगे बढ़। अब यहां पे तेरे को पता चल गया कि ये दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है, वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इन डिस्टेंस के इनवर्सली डिपेंड करती है। बस डिस्टेंस के इनवर्सली नहीं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। अब इस डायरेक्टली इनवर्सली का मीनिंग एक बार आपको बता देता हूं ना, तो क्लियर हो जाएगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, जब चार्ज कम होगा फोर्स कम होगी। ऐसे ही ये डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा 2 गुना तो फोर्स कम होगी 4 गुना। समझा? डिस्टेंस ट्वाइस हो गया तो फोर्स हो जाएगी 1/4।
डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 3 गुना, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी 1/9 गुना, स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि यहां स्क्वायर है, समझे कि नहीं। तो ये मैं आपको एक और बार आगे करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आई होप आप समझ गए डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है। अब ये जो दोनों फॉर्मूला उसको कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब इसे थोड़ा बहुत हम सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, उसकी वजह से हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। प्रोपोर्शनैलिटी साइन से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये न्यूमरेटर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, फोर्स कम होगी, बस इतना पता चलता है। कितने टाइम्स कम होगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, एग्जैक्ट क्या वैल्यू से बढ़ेगा, एग्जैक्ट क्या वैल्यू से कम होगा, ये हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन से नहीं बता सकते। और इसीलिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ब्रेक करना पड़ता है और उसकी जगह हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इक्वल टू और एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम बोल देते हैं लेट्स अभी के लिए के। ये के लिख लो, दिस के इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बुक में लिख लो, बुक में कंफ्यूज कर देते आपको, है ना, कि ये के क्या है वो के क्या है। पहले चैप्टर में कोई भी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, दूसरे चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। तो इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक ये वर्ड भी भूल जाने का, ऐसा क्या है, सुना ही नहीं है ऐसा, तो ऐसा बिहेव करने का, अनजान बिहेव करो, समझ गए कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ये, भूलना मत। अब के तो आपको समझ चुका है। इसी के साथ में हम यहां ये f का f लिख लिए, प्रोपोर्शनलिटी टू टी इक्वल टू और कांस्टेंट के लिख लिए। ये जो Q1 है उसको Q1 लिखो, ये Q2 है उसको Q2 लिखो, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर है उसको r का स्क्वायर लिख दो। अब हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा और आगे। आपको ये जो मैंने लिख के दे दिया, दिस बिकम्स द फॉर्मूला नाउ, जिसमें से k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट कर करके निकाल लेते हैं। और वो जो k है, ये जो आपको यहां मैंने के बताया, दिस के इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला ना, एग्जाम में ऐसा कभी दिमाग में भी आ गया ना, समझ लेना मैं वहां पे आऊंगा, पेपर से बाहर निकलूंगा, चमाट मार के जाऊंगा, समझा। भूलने का नहीं, ये सारी चीजें, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। हम ना क्या करते हैं, कंफ्यूजन में बहुत सारी चीजें ना गलत सीख लेते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। इसीलिए ऐसी जगह पे ना याद रखिएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एक वैल्यू भी है, ये के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। सो सिंपल, सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, है कि नहीं। तो ये 9 इंटू 10⁹, इसका यूनिट बता दूं क्या, चल अपन यूनिट इसका बनाते हैं। पहले एक काम कर, ठीक, लेट्स मेक सम यूनिट आउट ऑफ इट। इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर, अब मैं यहां अलग से बता रहा हूं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर, ठीक है। चल, अरे काम कर रही है भाई, भाई भाई मेरे भाई, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड कहां गए भाई, ये ले। अब सुन मेरी बात, हमने फॉर्मूला क्या लिखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे बढ़, इसमें रीअरेंज कर सबको, K को अलग करने का है, तो K को अलग करने का, इक्वल टू का इक्वल टू, K का K यहां, आर स्क्वायर ऊपर गया, F आर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे, तो ये बन गया तेरा फॉर्मूला ऑफ के। के इक्वल टू ए बाजू लिखो या इक्वल टू के ये बाजू लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। सो दिस इज द फॉर्मूला नाउ। समझ में आ गया, बहुत गंदा मैंने स्क्वायर बनाया, आप ऐसा स्क्वायर बिल्कुल ना बनाइएगा। ये है अपना के, दिस इज कॉल्ड एज हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आ गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक
कांस्टेंट है, नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गया? आप याद रख लो, चाहिए ना तो यहां लिख लेना कहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट राइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नो। समझ में आ गया? वो मीम याद वैसा ही बस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे, चलो अब इसमें ना इसका यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 है कूलम, Q2 है कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ K। K का यूनिट हो गया ये, याद रहेगा। इसका डायमेंशन मुझे पता है तू बना देगा रे, है ना, कर लेगा ना तू, डायमेंशन इसका कर लेना, ठीक है। बट आपको एक बार मैं बता देता हूं, बार बार डायमेंशंस नहीं बता पाऊंगा बेटा, एक बार कैसे निकालने ध्यान से समझ ले। हम डायमेंशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। डायमेंशन निकालने के लिए इस यूनिट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर, डायमेंशन निकालते हैं अभी। इस यूनिट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, यूनिट क्या है के का? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन को पहले अपना न्यूटन का जो डिटेल है ना वो लिखने का। न्यूटन का डिटेल फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? याद है तेरे को? न्यूटन इज न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, उसका यूनिट हो गया केजी, मतलब उसका न्यूटन जो है वो फोर्स की वजह से आया। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही है उसका बात। फिर ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, ये वाला जो केजी न्यूटन की जगह क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देख, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर का कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब तेरे को इसको और अच्छे से जो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करना है। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया मीटर क्यूब, केजी का केजी, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर। सारे एसआई यूनिट के फंडामेंटल यूनिट्स लेके आ, ठीक है। कूलम, कूलम इज नॉट एन एसआई यूनिट बेटा। कूलम जो है ना वो चार्ज का यूनिट है। चार्ज क्या होता है बेटा? हमें पता नहीं, चार्ज का एक फॉर्मूला ही पता है N इंटू ई, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा, हमें दूसरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, याद आ रहा है? इस फॉर्मूले में चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला बन जाता है। और करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही सीख चुके हैं। तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो चार्ज की जगह, चार्ज का जो यूनिट है वो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब चार्ज का यूनिट हमें लिखना होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलम स्क्वायर है, तो कूलम का ये जो है ना, हमने चार्ज का यूनिट क्या बोला? हमने चार्ज का यूनिट बोला कूलम। कूलम क्या हो गया? चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। तो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो एक कूलम होता है एम्पियर सेकंड। तो कूलम की जगह एम्पियर सेकंड, तो कूलम स्क्वायर की जगह एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो, केजी हो गया, मीटर क्यूब हो गया, नीचे ना सेकंड स्क्वायर सेकंड रेज टू 4 और एम्पियर स्क्वायर। बस तेरा ये ना सारे फंडामेंटल यूनिट ही बचे। अब देख, केजी फंडामेंटल क्वांटिटी, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी, एम्पियर सेकंड, एम्पियर भी फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 नहीं है ये, 7 फंडामेंटल, अभी भी 7 नहीं हुआ, सॉरी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी कौन सी? कम ऑन, एक बार मन में बोल, जल्दी बोल। यस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। खत्म, समझा? तो ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी आ चुके। तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन लिखने के लिए एक ऐसा लेंगे डब्बा। इस डब्बे में हमें, अच्छा ब्लैक कलर नहीं दिखता ना बराबर से, कोई बात नहीं। इस डब्बे में हमें क्या करना? एक डब्बा ले लिया, इस डब्बे में हमें चीजें डालनी है। कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, L रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ का यूनिट इज मीटर, मीटर है इस यूनिट में, हाँ न्यूमरेटर में है 3 बार, इसलिए +3। +3 क्यों लिख रहे? सिर्फ 3 लिख ले तो भी चलता है।
दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी मास। मास मास का यूनिट होता है केजी। केजी है इस यूनिट में, हाँ है। एम रिप्रेजेंट्स मास, मास का यूनिट केजी, केजी है इसमें, हाँ है, यहां है, न्यूमरेटर में है, पहले एक ही बार है, देखो पावर इसका 1 है तो +1। फिर दूसरा जो यूनिट है वो होता है फंडामेंटल में, तीसरा क्या हो गया, टाइम। टाइम का सिंबल इज टी। टी रिप्रेजेंट्स टाइम, टाइम का यूनिट इज सेकंड। सेकंड है इस यूनिट में, हाँ है। कितनी बार है, 4 बार है। तो हम 4 लिखते ना ब्रो, 4 लिख लिया, लेकिन ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस लिखा जाता है, समझा? फिर आएगा टाइम के बाद आएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है एम केल्विन। केल्विन नहीं दिखता इसलिए टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है करंट। करंट है ना, करंट का सिंबल होता है आई। करंट का सिंबल है आई। आई रिप्रेजेंट्स करंट। करंट का यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर है, हाँ 2 बार है, बट डिनोमिनेटर इसलिए -2 लिखने बिड़ू। तो ये हो गया तेरा यूनिट, समझा कि नहीं ब्रो? तो दिस इज योर, सॉरी, दिस इज योर डायमेंशन। ठीक है, कोई बोलने का नहीं, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो तेरे को आना चाहिए। अब मैं इसका यूनिट यहां वापस मेंशन कर देता हूं, वरना तेरे को न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, समझा? दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब ये के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। ये जो के है ना, वो एक्चुअली डिपेंड करता है मीडियम पे, लेकिन ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करते हम उसको, रिप्रेजेंट करते थोड़ा और डिटेल में। के की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। क्या लिखते हैं बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट, अच्छा थोड़ा अच्छा एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। व्हाट डू वी कॉल दिस एज बेटा? एप्सिलॉन नॉट को हम बुलाते हैं परमिटिविटी। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं अगले चैप्टर में, लेकिन अभी ये परमिटिविटी के बारे में बेसिक बेसिक बातें जानो। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसे एयर एक मीडियम है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ ये पूरा एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, कैरोसिन एक मीडियम है। जिस भी मीडियम के अंदर 2 चार्ज आए, दोनों आपस में गुलू गुलू करे, ये वो मीडियम होता है। अब ये 2 चार्ज के बीच में हवा है, तो हवा उनके बीच का मीडियम है। इन 2 चार्ज के बीच में ऑयल है, तो ऑयल उनका मीडियम हो गया। इन 2 चार्ज के बीच में हाइड्रोजन गैस है, वो मीडियम हो गया। इन 2 चार्ज के बीच में एक सॉलिड है, तो वो मीडियम हो गया। तो मीडियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है ये परमिटिविटी, क्योंकि जैसे ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी में डिपेंड नहीं करता, तुम हवा में हो, पानी में हो, स्पेस में हो, सबके बीच में अट्रैक्शन उतना ही रहने वाला है। लेकिन आपने देखा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था F=G m1m2/r², ये देखो सिमिलर दिखता है, ये देखो ना, F(G)m1 की जगह Q1, m2 की जगह Q2, और यहां r² का r²। बस ये मास के लिए था, ये चार्ज के लिए, दोनों प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल तो है। हाँ, अरे ये दोनों चैप्टर एग्जैक्टली सेम है। यहां हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ऐसा ही हम आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाला है। 3 चैप्टर अलग नहीं है, सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पे, ये जैसे ग्रेविटेशन में ना कैपिटल जी है। कैपिटल जी एक ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट मैटर बीच में हवा है, पानी है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि बीच में क्या है, हवा है, पानी है, क्या नहीं, सब पे डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करता है इस टर्म की वजह से। ये टर्म को बोलते हैं परमिटिविटी। ये टर्म परमिटिविटी का मतलब होता है कि कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने के लिए कितना अलाउ करता है। एक बात तो तुम्हें क्लियर हो गई कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सॉरी, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। वही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरैक्शन उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब ये दोनों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, वो इनकी वैल्यू पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है। इसीलिए वो डिफाइन करने के लिए कि कौन सा मीडियम है,
वो कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने के लिए? हम यूज करते हैं एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, अब यहां आप नॉट लगा दो, जीरो लगा दो बाजू में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कही जाती है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस परमिटिविटी के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी है बेटा, परमिएबिलिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज आप एग्जाम के कुछ महीने पहले कर रहे हो तो मुझे डाउट हो, मुझे ये पता ही होगा कि आपको ये डाउट होगा, परमिटिविटी परमिएबिलिटी में कंफ्यूजन होता है। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है? मैं आपको ना ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा, वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज शायद आपको ऐसा लगे अरे ये तो हमें पता है क्या पढ़ रहा है, लेकिन कल वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? चलो, ये जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर क्लास। ये वीडियो सालों तक रेफर करेंगे बच्चे, कई टीचर्स इससे सीखेंगे ये वीडियो से। इसलिए मैं आज ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई तेरा इसके बाद बेसिक से ला नहीं पाएगा। देख, परमिटिविटी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है? एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम क्या है बच्चा? एप्सिलॉन, याद रखना, एप्सिलॉन बुलाते हैं। लिख लूं वो भी, तेरे को एकदम बेसिक से ही बता रहा हूं तो लिख लेता हूं। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखता हूं, एप्सिलॉन। मेरा स्पेलिंग का छोड़ देना, एप्सिलॉन का स्पेलिंग कभी लिखा नहीं इसलिए इतना ध्यान में नहीं है, बट एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है। ये डिफाइन करता है हाउ मच इजियर इट इज फॉर द चार्ज टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मीडियम। कितना आसान है उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना इस मीडियम में, या फिर ये मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है बनने से। कितना बनने, फ्री स्पेस, एयर सबसे ज्यादा बनने देता है, दूसरा मीडियम कम बनने देता है, और कोई और मीडियम और कम बनने देता है। तो कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो परमिटिविटी इसे हम कहते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं इसको। ये मीडियम की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे पास हो गई एयर की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हो गई परमिटिविटी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी एयर की बोल दो, या फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बोल दो, जो आपको बोलना है, ठीक है? फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। लिख लेना बेटा, ठीक है? अब ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम अगले चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बुलाएंगे। अभी के लिए नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मत सुनना, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे तेरे को परमिटिविटी मैंने बताई, वैसे ही बता देता हूं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज म्यू, MU, म्यू। इस सिंबल को म्यू बोलते हैं। परमिटिविटी डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन सकती है किसी मीडियम में। परमिएबिलिटी डिफाइन करता है कि किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन सकती है। समझा कि नहीं अब कॉन्सेप्ट? तो परमिटिविटी इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, permittivity is for electric field, permeability is for magnetic field। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का है एम, ये एम जैसा दिखने वाला म्यू रिप्रेजेंट करता है उसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से शुरू होता है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई जैसा लेटर एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर्स है ना ये सारे, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब कंफ्यूजन, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, याद रखना दो अलग अलग टर्म है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड। टीवीटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है,
ठीक है। तो बाकी इसमें भी म्यू होता है, म्यू नॉट होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू अपॉन म्यू नॉट भी हम पढ़ते हैं इसमें, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो भी है, बट अभी ये नहीं पढ़ रहे, आपको समझ गया कि नहीं, सेम नाम होते बस कंसेप्ट अलग है। मैं इसके आगे नहीं बता रहा हूं, बाकी रख रहा हूं मेरे में पेशेंस देख, आगे पढ़ाऊंगा तेरे को, अभी नहीं अगले चैप्टर में, ठीक है। बाकी इसका यूनिट एक बार लिख लेते हैं, परमिएबिलिटी परमिटिविटी हमने लिख ली ना, अब इसकी यूनिट पे आते हैं, लेकिन उसके पहले उसकी वैल्यू लिखो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट लिखने का है, डायरेक्टली बता रहा हूं, कैलकुलेट करना है तो तू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट को उधर ही रहने दे, बाकी सबको उधर ले ले। चाहिए तो मैं बता देता हूं तेरे को, ठीक है, ध्यान से सुन। तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले ना अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें के की जगह के की वैल्यू डाल दे देना। के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। यहां हम बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे, के की जगह सिर्फ के की वैल्यू रखने का, बाकी सब एज इट इज आगे बढ़ने का, ठीक है। क्या क्या करने का अब मेरे को बता। तो F विल बी इक्वल टू के नहीं सॉरी, के तो हमने लिख लिया, तो F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया। अब तुझे करना क्या है? सिंपल, एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट रखने का है। एप्सिलॉन नॉट को अलग रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मैं तेरे को बताता हूं, ध्यान से देख इधर। ये जो हमारे पास में एप्सिलॉन यहां है उसे ऊपर ले लो, फोर्स यहां है उसे नीचे ले लो, तो हमारे पास एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, फोर्स को नीचे लेंगे तो यहां पे लिख लेते हैं ना Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अब अगर Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा नंबर है, जाने दे उसको। एप्सिलॉन नॉट का सॉरी 1/4 पाई जो है वो तो पूरा नंबर है, उसको जाने दे। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बनाने के लिए सिर्फ इनकी जरूरत है, तो इनका यूनिट बनाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखने के लिए हमें करना अभी ये है कि Q1 चार्ज का यूनिट कूलम, ये Q2 चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। आई होप आपको रीड हो रहा है, ठीक है। मैं यहां पे फिर भी व्हाइट रंग से लिख लेता हूं, कूलम स्क्वायर। इसके बाद नीचे फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, और उसके बाद है मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा बन गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अगर ये यूनिट बनता है तो डायमेंशन तेरे को पता है ऑलरेडी। यस 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 यस, अभी जस्ट जब तूने के का यूनिट निकाला था, वो के का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और के उल्टा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का है, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसीलिए जो डायमेंशन के का था ना बेड़ू, उसको पलट यानी जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दे, ठीक है कि नहीं बेड़ू? तो चल अपन तेरे को दिखा देता है यहां पे क्या करना है। देख यहां पे के का डायमेंशन था L3 M1 T-4 I-2, ये तो लिखा था। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो गया? सेम, सारे पावर सेम, जो पॉज यहां नेगेटिव है वो यहां पॉजिटिव है, जो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यानी हमने के का डायमेंशन बनाया था, उसमें जो पावर पॉजिटिव जो नेगेटिव, उसको यहां नेगेटिव उसको यहां पॉजिटिव कर दो, पावर्स की नेचर पलट दे, तेरा डायमेंशन रेडी है बिड़ो। समझा कि नहीं? क्या बोल रही है पब्लिक, समझा? सो एक बात बताऊं दो स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम ना, उनको ये पता है कि मैंने ना ये पूरा अभी तक जो पढ़ाया उसमें ये तो कहीं लिखा ही नहीं था बोर्ड पे। अब देख लो जरा टाइम में पीछे जाके, अचानक से यहां पे पीछे लिखा हुआ आ गया। दोज हु नो प्लीज टेल मी कि क्यों ऑलरेडी लिखा हुआ यहां पे पीछे आया है, ठीक है। एनी विच वेज चलो आगे बढ़ता है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पता होगा जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए। चलिए एनी विच वेज, बाकी कोई जादुई आत्माओं का साया नहीं है यहां पे, ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड।
ये सारी चीजें हमने कर ली। नाउ वी आर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ को सीख चुके हैं, अभी हम उसे वेक्टर फॉर्म में सीखने वाले। ठीक है, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्शन के साथ बात करें, एरोस दे ऊपर बार लगाए, समझा। वापस वही केस है, वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बोथ आर लेट्स से सेम इन नेचर, लाइक चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या होगा क्या नहीं वो लिखना है। लेकिन उन सब चीज को करने के पहले वेक्टर के बारे में भी बात करनी है बेटा। वेक्टर फॉर्म, मुझे पता है कि आप लोगों को वेक्टर वेक्टर सुन के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का वीडियो मैं तेरे को ऐसे समझाएगा, शायद तेरे को वेक्टर नहीं आता होगा ना, फिर भी ये आ जाएगा। ठीक है, आई गारंटी दैट। चलो यहां पे देखो, वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर? कोई भी जो, मैं छोटे शब्दों में लिखता हूं इसको, वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। क्या होता है वेक्टर? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बेटा ये याद रख लेना, कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड तो फोर्स का हमें निकालने आता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, K Q1 Q2 R स्क्वायर, है ना। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? तो डायरेक्शन हम पोजीशन वेक्टर से देते हैं। कैसे? इसी पे थोड़ा से यहां पे चीजें बनाते, फिर आपको समझ जाएगा। चलो ध्यान से सुन मेरी बात बेटा। अब ना बड़ा बड़ू इधर देख कौन, यहां पे लेट्स से हमारे पास ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, दोज आर लाइक चार्जेस, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करने वाले हैं, इसलिए हम ऐसी रिपल्सिव फोर्सेस दोनों साइड बनाते थे, याद है। अब क्योंकि हम ऐसी रिपल्सिव फोर्स अभी एज इट इज बना देते थे, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। बिडू सही करने का मतलब, ये जो फोर्स बनाई है ना, ये किस पे लग रही है? 1 पे लग रही है। लेकिन 1 थोड़ी ये फोर्स बना रहा है, ना 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 ना, 2 ये फर्स्ट की फोर्स बना रहा है। और वैसे ही ये जो फोर्स लग रही है ना, ये तो सेकंड चार्ज पे लग रही है, लेकिन 2 थोड़ी ये फोर्स बना रहा है, यस 1 बना रहा है इसके ऊपर। ये फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड को पुश कर रहा है, ऐसे ही सेकंड वाला फर्स्ट को पुश कर रहा है। समझा कि नहीं? क्या बोल रही है पब्लिक? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये जो भी फोर्स यहां पे हमने लिखी, इस फोर्स को थोड़ा सा नाम देना चाहिए अपने को। क्या देना चाहिए बेटा? नाम देना चाहिए। दिस इज फोर्स ऑन 1, फर्स्ट पे लग रही है फोर्स ऑन 1, बट कौन लगा रहा है फोर्स? सेकेंड 1 लगा रहा है फोर्स, सेकेंड चार्ज फर्स्ट पे ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोलेंगे ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बार। समझा? ऐसे ही ये जो फोर्स है वो किस पे लग रही है? दिस इज फोर्स ऑन 2, बट कौन लगा रहा है? फर्स्ट उस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आई होप यू गॉट दिस राइट। सो ये हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार। अब इसको ना लिख लेने का कहीं पे, लिखने की वजह से आपको क्लैरिटी रहती है, वरना क्या होता है भूल जाते ना अपन। तो हम यहां मेंशन कर देते हैं कि F12 बार जो है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लिख ले भाई, लिख ले। फोर्स किस पे है? 1 पे। कौन लगा रहा है? ड्यू टू 2 है। समझा? ऐसे ही F221 बार, ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नहीं समझा बेड़ो? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये है तेरा दोनों फोर्सेस का नाम। समझा कि नहीं? तो अपने को ये फोर्स वेक्टर निकालने का है रे, समझा का? हाँ ओके। अब ना थोड़ा सा ना डायरेक्शन के लिए हमें पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता है। ध्यान से सुन, हमें पता है कि 1 से 2, 2 से 1 दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, लेकिन ये r तो एक मैग्नीट्यूड हो गया ना। अभी हमें पोजीशन बताने के लिए एक डायरेक्शन लिखने की जरूरत पड़ती है। समझा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम पहले इस फोर्स की बात करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
किस पे फोर्स है? 2 पे। कौन लगा रहा है? बोलना पड़ेगा बेटा ये मेरे साथ तेरे को। तू जब ये बोलेगा मेरे साथ तब तेरे को समझेगा ये, अदरवाइज तो तेरे को लगेगा सर क्या इतना नाटक कर रहे हो, डायरेक्टली बता दो ना भाई। नहीं, आपके दिमाग में घुसाना है ये एक बार पढ़ना है और एग्जाम तक भूलना नहीं है इसको, और कॉन्सेप्ट को तो लाइफ टाइम याद रखना है ना। चल तो मैं ये कहता हूं हम इसको देखें। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाला चार्ज सेकंड को पुश कर रहा है, 1 वाला चार्ज सेकंड पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो 1 से सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा होगा। 1 से सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा, मतलब 1 से 2 की पोजीशन, क्योंकि 1 जो है वो 2 को पुश कर रहा है, 1 2 को पुश कर रहा है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। क्या हो गया ये? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। इसको मेंशन करना पड़ता है कि ये R12 बार जो है ना, इसका नाम पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 है बेटा, समझा? 1 से 2 का पोजीशन वेक्टर है, यानी 1 जो 2 को धक्का मारेगा तो 1 देखेगा कि वो मेरे से कितना दूर है, 1 से वो इतना दूर है, 1 to 2। ये 1 ड्यू टू 2, 2 ड्यू टू 1 नहीं है, 1 to 2 है। ये मेंशन करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है और आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये जो हमने यहां ऐसा वेक्टर बना ना, उस वेक्टर का छोटा सा यूनिट वेक्टर यहां पे बनाया जाता है। R1 to 2 ही है ये, क्योंकि उसी का छोटा सा मिनिएचर वर्जन है। लेकिन क्योंकि ये बार है, पूरा वेक्टर बार होता है, उसका छोटा यूनिट वेक्टर ना कैप होता है। दिशा दिखाने के लिए जो वेक्टर होता है उसे हम कैप देते हैं, समझा? छाता देते, उसको कैप दे दिया हमने उसको। कैप यानी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अभी हम आते हैं इस फोर्स पे। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस पे फोर्स लगा रहा है, तो 2 से वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। 2 से वो कितना दूर है? तो 2 से वो, भाई बहुत गंदा हो गया, 2 से वो कितना दूर है वो बनाना है। तो 2 से ये इतना दूर है। चल थोड़ा सा ठीक है अभी, है ना? 2 से वो इतना दूर है। कितना दूर है? पोजीशन। चल यार एक काम कर, मेरे को परफेक्शन की आदत हो रही है भाई, वापस बना देता हूं ना भाई। सुन बाबा सुन, अब है ना परफेक्ट। क्या बोल रहा है बिड़ू? ये हो गया कहां से कहां का? ये हो गया 2 से 1 का, क्योंकि 2 जो है वो ये फोर्स लगा रहा है, तो 2 से 1 का पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, पर ये बार लिखा जाएगा, एरो दिया है, पूरा वेक्टर है यहां से यहां तक का। मैं मानता हूं कि R1 से 2 बार हो या R2 से 1 बार हो, उसका मैग्नीट्यूड तो R ही होने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी R1 to 2 लिखो, उसका मैग्नीट्यूड भी R लिखा जाएगा। R2 to 1 लिखो, उसका मैग्नीट्यूड भी R। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो R ही है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम उसका 1 से 2, 2 से 1 ऐसा लिख रहे हैं। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, R2 to 1 है तो R2 to 1, लेकिन ये बार है तो ये कैप है, समझा? अब हमें बनाना है, यहां उसका नाम लिख लेना है। तो ये R2 to 1 कैप, सॉरी R2 to 1 बार, कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, हम अभी नॉर्मली लिख रहे कि वो है क्या। R2 to 1 बार, ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। नहीं समझे ला बिड़ो? अरे ला है अपन। चल इधर देख, अब अपने को आगे बढ़ने का है, इसमें फॉर्मूला लिखने का है। कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर यही होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद रखना, ठीक है? कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। तो हमें कौन सा वेक्टर लिखना है? फोर्स वेक्टर, क्योंकि कूलम्स लॉ में फोर्स देता है, उस फोर्स का
वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स कौन सा लिखना है पहले तू बता मेरे को। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है, चल उससे शुरू कर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार, ये हमने लिख लिया फोर्स वेक्टर F221 बार, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार। अब ये ध्यान से सुनिए क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की वजह से सेकेंड पे जो पुश लग रहा है ये फोर्स, समझा। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी अपन कर चुके, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वही है मैग्नीट्यूड, तो वही है। क्या लिखने का मैग्नीट्यूड, क्या हो गया भाई मेरे, क्या लिखेंगे बोलो, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझा। इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन लगा रहा है ये फोर्स, फर्स्ट लगा रहा है, किस पे, सेकंड पे, फर्स्ट वाला सेकंड पे जो ये पुश कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड का डायरेक्शन, क्योंकि मैं अगर सामने वाले पे फोर्स लग रहा हूं तो मेरे से, मैं सेंटर हूं ना, मैं देखूंगा उसको, आई एम दी ओरिजिन, मैं उसको देख रहा हूं, मेरे से उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये रहा R122 कैप, उसका डायरेक्शन वेक्टर है R122 कैप, 1 से 2, 1 से 2, क्योंकि 1 लगा रहा है 2 पे, तो 1 से 2 डायरेक्शन है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं और फोर्स भी ऐसे लगा रहा हूं, समझा। तो ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए R122 कैप और F221, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है। दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, ये है एक वेक्टर फॉर्म। इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। सो मैं अगर यहां पे ये R122 वेक्टर की बात करूं, R122 वेक्टर, ये भी तो वेक्टर ही है, वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, R122 का मैग्नीट्यूड R लिखे सिंपल, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन R122 का डायरेक्शन R122 कैप, है ना, R122 बार पूरा वेक्टर, R उसका मैग्नीट्यूड, R122 कैप उसका डायरेक्शन वेक्टर। अब मुझे बता, क्या R122 कैप लिख सकते हैं हम ऐसे, R122 कैप विल बी इक्वल टू R122 बार अपॉन R, अरे इसको नीचे ले डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया R122 बार अपॉन R। क्या लिख सकते हैं R122 कैप को ऐसा, R122 कैप, उसको लिखा R122 बार अपॉन R, सब्स्टिट्यूट कर इसको, उठा इधर रख दे भाई मेरे, अब तेरा काम और आसान हो गया रे बिड़ू। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार विल बी इक्वल टू के का के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R122 कैप की जगह पे R122 बार अपॉन R, R122 बार अपॉन R। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर और R मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में मिला क्या तेरे को R क्यूब, सो इसीलिए ये कर दिया हमने R क्यूब। नहीं समझा बेड़ो, क्या बोल रही है पब्लिक, तो R क्यूब कर दिया। अच्छा ये दोनों सेम है, हाँ एग्जैक्ट सेम है, परफेक्टली सेम है, समझा कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस टू फॉर्म रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ठीक है, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनो, जब कैप छे तो स्क्वायर छे, जब बार छे तो क्यूब छे, बस इतना याद रखने का। और ये 2 to 1 है तो ये 1 to 2, ये 2 to 1 है तो ये 1 to 2, ये कैप तो स्क्वायर, बार तो क्यूब। अब क्या तू F122 लिख सकता है क्या, लिख, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं ना, एग्जैक्टली इसको कॉपी करना होता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बार, वेक्टर लिखा, विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख सकते हैं के की जगह पे, तो लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू लिख दी खाली। मैग्नीट्यूड में तो होता ही है ना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है पूरा। अब इनटू में डायरेक्शन करने का, डायरेक्शन इधर 1 to 2 है, जैसे इधर 2 to 1 था तो इधर 1 to 2, तो इधर 1 to 2 है तो इधर 2 to 1।
अब यहां पे कैप लिखेंगे तो इधर स्क्वायर होगा, अपने को आता ही है ना, सेम देखो लिख लिया, ये परफेक्टली राइट है। एक्सप्लेन करके दो क्या, सुन, ये कौन सी है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सेकेंड वाला, अभी तुम बन जाओ सेकेंड, सेकेंड जो है वो वन को पुश करेगा, सेकेंड जो है वो वन को पुश करेगा, तो सेकेंड वाला जब वन को पुश कर रहा है तो फोर्स तो यही है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और सेकेंड से वन का डायरेक्शन, सेकेंड से वन का डायरेक्शन आर टू टू वन, सेकेंड से वन, टू से वन, ये रहा ना आर टू टू वन, उसका यूनिट वेक्टर ये रहा, तो यूनिट वेक्टर लिख लिया, खत्म। अब जैसे मैंने ये लिखा r122 कैप इज इक्वल टू r122 बार अपॉन r, ऐसे ही r221 कैप r221 बार अपॉन r, तो यहां r221 कैप को r221 बार लिखूं, और यहां डिनोमिनेटर में r क्यूब कर दूं, कोई प्रॉब्लम तेरे को बिड़ू? नहीं समझा क्या, तेरे को समझा कि नहीं समझा? ये सब कुछ परफेक्टली राइट है, बस याद रख 2 to 1 तो 1 to 2, 1 to 2 तो 2 to 1, और कैप 6 तो स्क्वायर 6, बार 6 तो क्यूब 6, कैप 6 तो स्क्वायर 6, बार 6 तो क्यूब 6, याद रहेगा, लिख ले चैट बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ये याद रहेगा तेरे को लंबा, समझा कि नहीं? ये है अपना वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म सीखने के बाद बच्चे बोलते हैं सर कूलम्स लॉ ने कहा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हाँ तो इधर तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस पे भी है, नहीं समझा कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमने इसको मैनिपुलेट करके ये लाया है। एक टीचर को मैंने देखा था, वो पढ़ा रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं भी किसी का, कंट्रोवर्सी नहीं करने का, आई एम नॉट द कंट्रोवर्सी किंग, समझा कि नहीं? आई एम जस्ट अ टीचर। ओके, सुन मेरी बात, वो पढ़ा रहे थे कि मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्शन वाले फॉर्म में फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेटा ये रॉन्ग है, सरासर रॉन्ग है। कई सारे टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बस जो बुक में होता है वो बता देते हैं, असली बताते नहीं है, सच नहीं बता पाते, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है, समझा? एनी विच वेज आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्म याद रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? नाउ लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1.1, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छे से करो, ठीक है? चल, क्वेश्चन क्या कहता है बेटू? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पेयर्स हैविंग charges 2 into 10 raised to minus 7 and 3 into 10 raised to minus 7 are placed 30 centimeter apart in the air, वही वाला in the air, ठीक है? चलो अपने को डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले what is the force पूछा है, फोर्स कितनी है between two small charge spheres having, डायग्राम बना बेड़ो, सांस ले। two small charge spheres having charges this and this, तो वो दोनों चार्ज लिखना भाई। Q1 लिख 2 into 10 raised to minus 7 कूलम, Q2 लिख 3 into 10 raised to minus 7 कूलम, समझा कि नहीं? अब प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, इन दोनों को एक दूसरे से हमने 30 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया। दोनों पॉजिटिव है, दे आर गोइंग टू रिपेल डेफिनेटली। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दूरी सही जाए ना, वही वाली दूरी है ये, 30 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, समझला का ना बेड़ो, याद रहेगा, गर्मी हो रहा है। एनीवे, अब ना तेरे को निकालना फोर्स का फॉर्मूला जिसमें Q1 Q2 R तीनों हो, हाँ है, बोल कौन सा फॉर्मूला है? दैट इज, बाल बना लेते हैं, दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चल बेड़ो फॉर्मूले में वैल्यूज रख। फोर्स चाहिए तेरे को, हाँ, K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू Q1 कितना है? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, परफेक्ट लिखा है ना मैंने। और Q2 कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, कम ऑन। देन डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, R 30 सेंटीमीटर, 30 का स्क्वायर ऐसा लिखोगे? नहीं, दैट्स अ रॉन्ग वे। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। R इज इक्वल टू 30
सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 30 सेंटी की जगह 10⁻⁻² मीटर, ऐसा लिख, समझा कि नहीं? तो 30 की जगह लिखा 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये आर जो है 30 इंटू 10⁻², आर का स्क्वायर कर दिया, समझा कि नहीं? अब ना सबसे पहले नंबर्स अलग, पावर्स अलग। टिप नंबर 1, जिसको जिसको एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में ये मैंने पढ़ाया है, याद करो ये, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसका रूल है कि एक ही बार कमेंट करने का है, मल्टीपल कमेंट करो, जब जो पूछता हूं सबका कमेंट करो भाई, अपने को कमेंट बॉक्स एकदम फ्लड करने का है। चल, तो सारे नंबर्स अलग, पावर्स अलग। 9 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, डिनोमिनेटर में 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, ये भी नंबर है। अभी पावर्स अलग, 10⁻9 पावर है, -7 पावर है, -7 पावर है, -2 इंटू 2 -4, -4 ऊपर गया, +4, ये सब ऐसे हो गया, ठीक है। 3 और ये 30 गया, 10 बचा, ये 9 3 मतलब 3 3 3 10। अब देख तेरे को 3 इंटू 2 6, नीचे जो है ना 10⁻1 10⁻1 ऊपर डाल दे, तो ये 10⁻1 10⁻1 ऊपर जाएगा, 10⁻2 बन जाएगा, ठीक है। 10⁻1 10⁻1 अपन बाद में देखते हैं उसको, लेकिन पहले इसका पावर लिख। 9 -7 7 -7 -14, 9 + 4 13, तो 13 और 14 कितना हो गया बेटा? 13 -14 -1 हो गया ना। और ये 10⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻1 इंटू 10⁻1 10⁻2 है ना, 1 + 1 2 करके ऐसा हो गया। ये 10⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻2 तो 6 इंटू 10⁻1 तो है ही, और ये 10⁻2 ऊपर गया, 10⁻2 तो ये बन गया 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन, बिकॉज वी वांटेड फोर्स, सो दैट्स द सॉल्यूशन। समझा? क्या बोल रहा है बिड़ू? याद रहेगा कि नहीं? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स।